नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, निबंध लेखन की श्रृंखला में आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की पहल। मतलब इस शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार का जो प्रयास है वो क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा का दायरा है उसमें सुधार किया जाए। समय के साथ उसे नवोन्मेषी बनाना आवश्यक था, इसलिए जो 1986 वाली नीति थी उसको परिवर्तित करके एक नई नीति यहाँ पर आती है और उसकी दिशा में कौन कौन से प्रयास होते हैं ये हम देखेंगे। तो ये पूरा एक सरकारी योजना या सरकारी प्रावधान के ऊपर लिखा हुआ निबंध है। इस प्रकार के जो निबंध होते हैं ये ज्वलंत होते हैं, समसामयिक होते हैं, इसलिए जितने भी सामयिक मुद्दे हैं उनको आप इस ढंग से लिख सकते हैं, इसी प्रारूप में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रारूप आपको बनाना है सबसे पहले। तो प्रारूप में आप डायरेक्ट वहां से नहीं शुरू करेंगे कि एनईपी जो 2020 है यानी 2020 की जो शिक्षा नीति है वो कैसे शुरू होती है, क्या क्या प्रावधान है। पहले आपको पृष्ठभूमि देनी पड़ेगी, पीछे से आपको शुरू करना पड़ेगा, यानी शिक्षा का थोड़ा सा इतिहास बता दीजिए। भूमिका हालांकि बहुत बड़ी मत रखिएगा, जैसे भूमिका का जो दायरा है उसको एक पैराग्राफ से ना ही ज़्यादा फैलाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि शब्द सीमा निश्चित होती है और 600-700 शब्दों की जो शब्द सीमा होती है उसमें बहुत ज़्यादा आप फैला नहीं सकते। तो विषय केंद्रित होकर लिखना है। पृष्ठभूमि थोड़ी सी दे दीजिएगा। इसमें आप ये लिखिएगा कि शिक्षा की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि शिक्षा में सुधार के प्रयास कहाँ से होते हैं। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा नीति जो 1986 वाली है उसका ज़रा जिक्र कर दीजिएगा और उसके बाद तब इस ओर आइएगा और इसमें जो कमेटी या आयोग पहले सिफारिशें देता है और अपनी रिपोर्ट देता है और अंत में ये लागू होती है, तो इन सब चीज़ों को आप लिखते हुए तब इसके प्रावधान की ओर बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें प्रारूप कैसे बनेगा, पहले आप पृष्ठभूमि देंगे, उसके बाद तब इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें दर्शाएंगे और जो बिंदु इसमें आप लिखेंगे, मतलब इसके जो प्रावधान है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें नई घटी हैं, तो उन चीज़ों को आप या तो फ्लो चार्ट में लिखिए। फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है कि कोई यहाँ पे प्रावधान आपने डाला, अब जो जो प्रावधान है उनको ऐसे आप अलग अलग जगह पे इन जो लाइनें हैं इनके माध्यम से दर्शा दीजिए। इसके बाद इसके अंदर जो प्रावधान है उसमें भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो बिंदु हैं वो हो सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट देखने में भी अच्छा होता है, सुविधाजनक होता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है और आपका निबंध आकर्षक बन जाता है। ये तरीका है। और अगर आप इस तरह से चित्र नहीं बनाना चाहते तो दूसरा तरीका ये है कि जो प्रावधान है उनको लिखने के लिए जैसे यहाँ पर बुलेट्स बनी हुई हैं, बिंदु बने हुए हैं, ऐसे बुलेट पॉइंट बनाकर भी आप लिख सकते हैं। एक प्रावधान को आपने एक बुलेट पॉइंट में लिखा, दूसरा वाला जो प्रावधान है उसको दूसरे में लिखा, ऐसे ही आप जितने भी हैं सबको डाल सकते हैं। तो ये देखने में थोड़ा अलग हो जाएगा। या आप अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते तो पैराग्राफ ही लिखिए और पैराग्राफ में रेखांकन कर दीजिए, जहां जहां महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। ये सब कुछ तरीके होते हैं अपने आप को और ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के। ये लेखन कौशल में आता है और लेखन कौशल आपको सीखना है, अभ्यास से ये सब आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तब। देखिए यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति जो थी उसकी रिपोर्ट क्या थी, ये कौन थे और ये किस तरह की रिपोर्ट देते हैं, ये हमें लिखना है। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा या जो प्राथमिक शिक्षा थी उसका स्वरूप कैसा होगा, यहाँ पर शिक्षा नीति के आधार पे ही बताना है। जो 2020 वाली है उसके आधार पर जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका स्वरूप कैसा होगा ये आपको बताना है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक जो राष्ट्रीय मिशन है उसकी पहल के बारे में आपको परिचित कराना है। भाषागत विविधता को प्रोत्साहन देना है, मतलब उसके बारे में प्रोत्साहन दिया गया है तो क्या क्या उसमें प्रावधान हुए हैं इसका जिक्र आपको करना है। इसके साथ साथ शिक्षण प्रणाली में जुड़े हुए जो सुधार हैं, मतलब इससे जुड़े जो सुधार हैं उसका ब्यौरा आपको देना है। और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग जो गठित हुआ उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। और अंत में उपसंहार करना है। तो उपसंहार में आप अपना जो दृष्टिकोण है उसको आलोचनात्मक रखिएगा, यानी तारीफ भी करनी है और बुराई भी करनी है, संतुलित मात्रा में दोनों ही चीज़ें आपको लिखनी है। यानी कमी भी बतानी है, इसके अंदर कुछ न कुछ कमियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही है। किसी भी योजना में कमियां होती हैं, तो उन कमियों को जरा उजागर करिए और उसका कुछ अपनी तरफ से संभावित अगर हो सके तो समाधान भी दीजिए, मतलब संभव हो तब। और अगर संभव नहीं है तो समाधान रहने दीजिए, लेकिन कमियों और जो अच्छाइयाँ हैं उन दोनों का यहाँ पे जिक्र करना आवश्यक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल इसे देखिए कैसे लिखा जा सकता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा के बारे में शुरू कर रहे हैं तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो कि पूरी दुनिया को बदलने और नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। वैसे तो ये किसी महापुरुष का वाक्य है, लेकिन इसमें आप इसे अपने ढंग से इसमें डाल सकते हैं, पैराग्राफ में शामिल कर सकते हैं, या चाहे तो इतना अलग भी कर सकते हैं। फिलहाल शिक्षा सबसे मूल्यवान संपदा है, सबसे कीमती धन होता है, इसको आपसे कोई ले नहीं सकता। आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा।
इसके बाद इसलिए कहा गया है कि निरक्षर मनुष्य धन के ढेर पर भी बैठा हो तब भी वह कंगाल ही होता है। कितना भी पैसा आदमी कमा ले, अगर वो अक्षर ज्ञान नहीं रखता है, निरक्षर है, शिक्षा से उसका कोई संबंध नहीं है, तो वो सबसे बड़ा निर्धन है, यानी कंगाली में जी रहा है। इसके बाद आप देख लीजिए, शिक्षा का स्वरूप एक जैसा कभी नहीं रहा, ये भी बात है। यहाँ आप कह रहे हैं कि समय के साथ साथ इसके ढांचे में नई नीतियां, नए तौर तरीके शामिल होते रहते हैं और ये बदलाव आवश्यक है। समय बदलने के साथ साथ शिक्षा की पद्धतियों में जो परिवर्तन होते हैं ये जरूरी भी है, तभी किसी संस्कृति या देश का जो समग्र विकास है वो हो सकता है। और भारत जैसा जो जनसंख्या बहुल और विकास के लिए जूझता हुआ राष्ट्र है, उसमें तो ये बदलाव आवश्यक हो जाता है, ये जरूरी है। अगर नहीं होगा तो जड़ता आ जाएगी, आबादी जो है वो एक ढंग का ज्ञान पाकर निकलेगी और उसके बाद फिर मशीनों की तरह काम में लग जाएंगे, उनके अंदर कुछ नयापन होगा ही नहीं, ये बात है। और यहाँ पर आप ये भी लिखिएगा कि शिक्षा को व्यवहारिकता और कौशल विकास के साथ जोड़कर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। दोनों चीजें जरूरी हैं। शिक्षा जो है वो कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, सिर्फ आदर्शवादी और किताबी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप ये लिख दीजिएगा कि एक बुद्धिमान विद्यार्थी के स्थान पे, जैसे मान लीजिए अगर व्यवहारिकता शिक्षा के अंदर नहीं है, तो जो इससे निकलने वाले, पढ़कर बाहर आने वाले पढ़वैया लड़के या लड़कियां होंगे, मतलब बुद्धिमान विद्यार्थी होंगे, वो कैसे होंगे? वो नकलची बंदर होंगे या रट्टू तोते होंगे। मतलब क्या है, व्यवहारिक शिक्षा का अगर प्रावधान नहीं किया गया तो रटने वाली विद्या चलती रहेगी, नकल करने वाली विद्या चलती रहेगी, तो उनके अंदर अपने मौलिक विचार विकसित ही नहीं हो पाएंगे। जो भी फौज पढ़कर निकलेगी डिग्रियां लेकर अपने हाथ में, वो नकलची बंदर और रट्टू तोतों की ही होगी, ये बात है। और क्या यह जो छात्र होंगे, मतलब जो इस प्रकार के पढ़े लिखे लोग निकलेंगे, ये देश को सही दिशा दे सकते हैं? ये एक प्रश्न है और नहीं दे सकते, ये सब जानते हैं, निसंदेह नहीं। और दशकों पहले की ये जो बाबा नागार्जुन की पंक्तियां हैं, नागार्जुन किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बड़ी सटीक पंक्तियां लिखते थे, कवि थे, तो इनकी जो पंक्तियां हैं ये बहुत सही प्रतीत होती हैं। हालांकि इसमें स्कूल की जो अवसंरचना होती है, मतलब जो पाठशालाएं होती हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, उनकी जो संरचना पहले बिगड़ी हुई रहती थी, खस्ता हाल, कि पता लगा क्लास में भूसा भरा हुआ है या पुआल रखा हुआ है और क्लास जो है वो पेड़ के नीचे चल रही है, तो इस प्रकार की बदहाली पर ये लिखी गई है। लेकिन ये जो शिक्षा व्यवस्था की जड़ता है उस पर भी सटीक प्रतीत होती है, तो चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। ये आप जानते भी होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं, घुन खाई शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत है चूती या छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ते हैं आदम के सांचे। अच्छा ये बताइए दोस्तों, बिस्तुइया क्या होता है? बिस्तुइया क्या होता है पता है आपको? ये होती है छिपकली। छिपकली के बारे में तो आप जानते ही हैं, दीवारों पर घूमती है, तो उसी को गांव में कहते हैं बिस्तुइया। तो यहाँ एकदम जो देशज भाषा है उसका इस्तेमाल किया गया है। इसमें ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि जो स्कूल की हालत है वो कैसी है। जो शहतीरें हैं, यानी जो गाटर पटिया है, उनकी जो 12 खड़ी है, उस पर जो जंग और दरारें आई हैं, उनको विधाता ही बांट सकता है। और फटी भीत है, छत चूती है, भीत मतलब दीवारें, तो दीवारें कैसी हैं, दरारें पड़ी हुई हैं, छत जो है वो चू रही है, और जो आले हैं उन पर बिस्तुइया डांस कर रही है, माने छिपकली जो है वो घूम रही है। और जो यहाँ पे पढ़ाने वाले मास्टर जी हैं वो अपने में चूर हैं, वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं बेतहाशा, और पीट पीट कर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ जो पीट पीट कर सिखाने वाली प्रणाली है ये घिसी हुई है, पहले चलती थी। आज के समय में जो कौशल विकास वाली शिक्षा है उसमें प्रेम पूर्वक और प्रयोग के माध्यम से पढ़ाने पर जोर दिया जाता है, रटाने पर जोर नहीं दिया जाता। और ये जो दुखरन मास्टर है ये क्या कर रहे हैं, ये रटने पर जोर दे रहे हैं, रटने के लिए ही मार रहे हैं कि पहाड़ा नहीं रटोगे तो मारेंगे। अब देखिए ये आपने लिखा, अब इसके बाद नीचे चलिए। अब यहाँ दोष केवल शिक्षा नीति का ही नहीं होता, बल्कि अवसंरचना का भी होता है। तो अवसंरचना को इसमें हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो अलग चीज है, वो अलग मुद्दा है। यहाँ हम सिर्फ जो नीतियां हैं उस पर काम करेंगे। इसके बाद आप ये लिख दीजिएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। ये ताजा तरीन मुद्दा है। और इसके साथ ही जो 34 सालों से चली आ रही, इस बार जो यूपीपीसीएस 2020 का प्रीलिम्स हुआ था उसमें ये कितने वर्ष बाद आई है, इस पर एक प्रश्न बना था। मतलब प्रश्न में कई कथन थे और उसमें से एक जो वाक्य था वो ये भी था कि यह इतने साल बाद आई है, जबकि वो गलत था। 34 साल वहां पे होना चाहिए था और कुछ और दिया हुआ था। तो इसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ 34 सालों से चली आ रही जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसका पटाक्षेप हो गया। सिंपल है, 2020 और 1986 अगर आप घटा देंगे तब भी आपको मालूम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, नई नीति में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे जो मुद्दे हैं उस पर फोकस किया गया। मतलब नई नई चीजें शामिल की गई जो कि आज के विकास के लिए जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986, इसके बाद आजाद भारत की तीसरी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है।
मतलब ये तीसरे नंबर की है। इससे पहले आज़ाद भारत में 2 आ चुकी हैं, एक तो 1968 में आई थी और दूसरी 1986 में आई थी। इसके बाद आप ये लिखिएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें केंद्र राज्य सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जो जीडीपी है उसका 6% के बराबर निवेश रखा गया है। मतलब कितना हम खर्च करेंगे, निवेश कितना करेंगे, 6%। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं, इतना है। और शिक्षा किस सूची का विषय है ये आपको पता होना चाहिए, समवर्ती सूची का है। तो यहाँ केंद्र और राज्य दोनों की जो भूमिका है वो अहम हो जाती है। अब इसके अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदा जो है वो तालमेल वाला है, लेकिन नुकसान भी उसी से जुड़ा हुआ है। नुकसान ये है कि बहुत बार राज्य सरकारों के मतभेद केंद्र के साथ चलते हैं। खासतौर पे ये पार्टियों का आपस में टकराव होता है। जब समान पार्टी की सत्ता होती है, जैसे मान लीजिए केंद्र में जो पार्टी काम कर रही है वही राज्य में भी है, तब तो ठीक होता है, तब वहाँ सामंजस्य बहुत बढ़िया होता है। लेकिन विरोधी पार्टी है, विपक्षी दल यहाँ सत्ता में है और वहाँ केंद्र में कोई दूसरा है, तो ऐसी स्थिति में खींचतान बहुत चलती है। और खींचतान जब होगी तो जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन वहाँ हो नहीं पाएगा, और वो दिक्कतें यहाँ इस नीति में भी आएंगी, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ जो प्रावधान है उसको आप बुलेट पॉइंट में लिखिएगा, यहाँ पैराग्राफ में दर्शा दिया गया है। इसको लिखने का तरीका क्या है कि जितने भी प्रावधान है उनको ऐसे आप बुलेट पॉइंट बनाकर या फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शा दीजिए, या कोई और अच्छा तरीका आपके पास हो तो उसको आप लगा सकते हैं। यहाँ आप देखिए, इसमें 10+2 वाला जो शैक्षिक मॉडल था उसको हटाकर 5+3+3+4 वाला जो मॉडल है उसको लागू किया गया। और भाषाई बाध्यता को दूर करना, इसके अलावा तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देना, दिव्यांगों को सुगम शिक्षा जैसे जो नए प्रयोग हैं वो इस नीति में किए जाते हैं। और विद्यार्थियों में रचनात्मक और तार्किक विकास के विचारों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। मतलब उनके अंदर जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसका डेवलपमेंट हो, उसका विकास हो, इस पर बल दिया जाता है। ये चीज़ है। तो इतना तो हमने प्रावधानों का हल्का सा यहाँ ब्यौरा दिया। इसके अलावा आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि नवीन शिक्षा नीति के निर्माण में जो शुरुआत होती है, इसका आगाज कब होता है, जून 2017 में शुरुआत वहीं से होती है। और उसके बाद यहाँ आप लिखिएगा कि इसरो के जो पूर्व प्रमुख थे, चेयरमैन थे, या आप चीफ कह सकते हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है, इसीलिए इसको कस्तूरी रंगन समिति कहा जाता है। और यह जो समिति है ये 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रारूप है उसको प्रस्तुत करती है, यानी ड्राफ्ट सबके सम्मुख ले आती है। ये बीच में समय अंतराल लगा है 2 साल का, तो 2 साल में ये पूरा रिसर्च करते हैं और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट देते हैं। कैबिनेट के द्वारा मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का यहाँ नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदल कर रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ये यहाँ पर एक प्रावधान किया गया है। और उसके साथ साथ यह जो परिवर्तन है यह शिक्षा और सीखने की ओर जो लोगों का रुझान है उसको बढ़ाएगा। मतलब इस मंत्रालय का नाम बदलने से इस मंत्रालय का जो पूरा रुझान है या पूरा जो झुकाव है वो शिक्षा की ओर दिखाई देगा और लोग इसके द्वारा जो किए गए प्रावधान हैं उससे ज़्यादा लाभान्वित होंगे, ऐसा विश्वास है, लोगों का मानना है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो विभाजन है वो कैसा है, कौन सा यहाँ वर्गीकरण किया गया है। कहा गया कि 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूहों में विभाजन किया गया है। 2 समूह कौन से, तो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं पहला वाला, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी, बाल वाटिका या जो प्री स्कूल है उनके जरिए मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और यहाँ सुरक्षा और गुणवत्ता युक्त जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। तो आंगनबाड़ियों में तो पहले भी यही काम होता था, वही काम प्री स्कूल और बाल वाटिका में भी होता है। तो ये 3 से 6 वाला है। इसके बाद 6 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 की शिक्षा दी जाएगी। और यहाँ जो शिक्षा वो प्राप्त करेंगे वो खेल खेल में सिखाई जाने वाली गतिविधियों पर आधारित होगी। जैसे गिनती सिखानी है तो अबाकस का इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी और माध्यम से गिनती पहाड़ा या जो वर्णमाला के अक्षर हैं उनको परिचित करा रहे हैं, सिखा रहे हैं। मतलब दबाव डालकर नहीं, रट्टाफिकेशन जो है उसको यहाँ नहीं लगाएंगे, दुखरन मास्टर वाला जो तरीका है उसको नहीं अपनाएंगे, बल्कि खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये बात है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं ECCE, इससे जुड़ी हुई योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन ये केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय, इन सभी मंत्रालयों की जितनी भी मिनिस्ट्री का नाम आप यहाँ देख रहे हैं इन सबके आपस में संयोजन से, तालमेल से होगा। और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, जिसको कि आप कहते हैं नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसकी स्थापना की मांग मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। और राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक, यहाँ आप देख रहे हैं 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 के स्तर तक इसे लागू करने की बात चल रही है, अभी चलाई जा रही है। देखिए अभी नई आई है तो इसके प्रावधान अभी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हुए हैं, अभी बातचीत चल रही है कैसे इसको लागू करना है,
किस तरह से लागू करेंगे, चरणबद्ध लागू करेंगे या एक झटके में कर देंगे, इन सब चीज़ों पर अभी बहस चल रही है। और एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि राज्यों के साथ केंद्र का तालमेल कैसे बैठाया जाए, ये भी एक दिक्कत है। मतलब हर राज्य की स्थिति एक जैसी नहीं है, तो यहाँ पर अलग अलग जो इसके प्रावधान है वो विभिन्न जो राज्य हैं या वहाँ के भाषाई क्षेत्र हैं उनके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो उस पर भी विचार विमर्श आवश्यक है, नहीं तो विवाद खड़ा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, उन्हें भी हम देख लेंगे। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 वाली, उसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन का आधार बनाने की बात कही गई है। ये एक बड़ी बात है। इसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि कक्षा 8 और आगे की शिक्षा में मातृभाषा को वरीयता पर बल दिया गया है। मातृभाषा का यहाँ महत्व जताने का, दर्शाने का प्रयास किया गया, यानी अपनी जो संस्कृति है उसको संजोने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ संस्कृत जैसी जो प्राच्य भाषाएं हैं वह भी उपलब्ध होंगी, यानी वह भी पाठ्यक्रम में होंगी, लेकिन वह थोपी नहीं जाएंगी। मतलब ये है कि गला दबा के आपको दी नहीं जाएंगी कि आप पढ़िए ही, आपकी इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हैं, ये चीज़ है। और दिव्यांगों पर विशेष ध्यान देते हुए इन्हें संकेत भाषा जो होती है, मतलब भारतीय संकेत भाषा का जो मानक ढांचा है वो दिया जाएगा। मतलब इनके लिए विशेष प्रयास हो रहे हैं, इसको आप लिखिएगा। उसके साथ साथ भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान तथा यहाँ आप देख रहे हैं फारसी, पाली और प्राकृत, इनके लिए राष्ट्रीय संस्थान, ये सब प्रशंसनीय कदम है। मतलब अनुवाद और व्याख्या संस्थान ये अनुवाद से जुड़ी हुई जो विसंगतियां हैं उसको दूर करेगा। उसके अलावा जो पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना वाली बात है ये भी प्रशंसनीय है, मतलब काबिले तारीफ है। तो जितने कदम इसमें हैं सब सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर कितने खरे उतरेंगे ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि मूल्यांकन प्रणाली जो है उसमें भी 2020 वाली जो ये शिक्षा नीति है इसमें सुधार की बात कही गई है। पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जाएगा। जो बैग बड़े बड़े लाद कर, अपने वजन के आधा बस्ता कंधे पर लाद कर बच्चे जो हैं वो बॉटल थाम कर स्कूल बस में सवार होकर पढ़ने जाते थे, तो वह वाला जो बोझ है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा, और वही इस नीति की प्राथमिकता है। यहाँ पर कला, विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है उनके बीच का जो फासला है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा, और कक्षा 6 से ही जो व्यावसायिक शिक्षा है उसमें वो दी जाएगी, और उसके साथ साथ जो इंटर्नशिप है वो भी चलेगी। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा जो तकनीकी कौशल है उसको विकसित करेंगी। और ऐसा होता था जो पीछे वाली एजुकेशनल पॉलिसी थी 1986 वाली, उसमें ऐसा होता था कि जो मानविकी वर्ग था वो एकदम से विज्ञान से अछूता रहता था, अनजान रहता था, उसका साइंस का जो एस है वो भी उन्हें जानना मुश्किल हो जाता था। वही हाल जो वाणिज्य वाले थे उनका भी था। विज्ञान वर्ग वालों के सामने अपनी समस्या थी, भाषाई दिक्कतें आती थी। तो अब उन दिक्कतों और उन अंतरालों को पाटने के लिए बीच का जो फासला है उसको थोड़ा कम किया जाएगा, ये बात है। इसके बाद आप देखिए इसमें एनसीईआरटी के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार किया जाएगा, और कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर जो छात्र हैं वो स्कूली परीक्षाओं में हिस्सा लेंगे। मतलब ये जो इनका स्तर है इस पर ये स्कूल लेवल के जो एग्जाम्स होंगे उनमें भाग लेंगे, और कक्षा 10 और 12 की जो परीक्षाएं हैं उनके ढांचे में परिवर्तन होगा, उनका स्ट्रक्चर चेंज किया जाएगा। जैसे अब बोर्ड परीक्षाएं होती हैं वैसे नहीं होंगी। और क्या हो सकता है, तो सेमेस्टर प्रणाली यहाँ लागू की जा सकती है। इसके अलावा जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनाने वाली संभावनाएं हैं वो हो सकती है, माने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और उसका आपको आंसर देना होगा, ऐसे हो सकता है। छात्रों की प्रगति के लिए जो मूल्यांकन वाला सिस्टम है उसके लिए परख नाम का एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित किया जाएगा, और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद ली जाएगी। तो परख किस पर आधारित है, ये एआई प्रणाली जो है उस पर आधारित है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतना आप लिखिएगा। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक जो मानक है, और अध्यापक परिषद वर्ष 2022 तक इसको स्थापित करेगी। ये थोड़ा सा दोहरा दिया गया है, देखिए यहाँ वाक्य में गड़बड़ी है। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, और उसके अलावा अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा का विकास करेगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ रिपीट हो गया है, तो इसको हटा दीजिएगा, नीचे वाला। कुल मिलाकर कहा यह गया है कि जो अध्यापक हैं उनको भी ट्रेंड करने पर जोर दिया जाएगा। जो अकुशल यहाँ शिक्षक हैं वो शिक्षा प्रणाली से बाहर होंगे, और यहाँ कहा गया है कि जो अध्यापन के लिए न्यूनतम योग्यता है वो बीएड की डिग्री को रखा गया है, और वो 4 वर्ष की होगी, मतलब 4 साल में वो हासिल होगी। उसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही अध्यापन कर पाएगा और कोई नहीं कर सकता है, इसे आप लिखिएगा। उसके अलावा आप ये लिखेंगे कि उच्च शिक्षण संस्थान जो है उनमें सकल नामांकन अनुपात को 26.3, ये जो आंकड़ा है ये वर्ष 2018 का है, यहाँ से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य है। माने 26 से हमें इसमें छलांग लगानी है 50 पे, आधा। उसके बाद देख लीजिए 3.5 करोड़ यानी 3.5 करोड़ नई सीटें शामिल होंगी। 3 से 4 वर्ष का जो स्नातक का पाठ्यक्रम था उसमें कई स्तरों के पाठ्यक्रम जो है उन पर
उन्हें छोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेजुएशन वाली डिग्री होती थी, मान लीजिए 3 साल का आपका बीए या बीएससी या बीटेक जो है वो 4 साल का हो गया, तो उसमें आप पढ़ रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि आप बीच से उसमें हट जाएं, निकल जाएं और आपको डिग्री भी मिल जाए। तो अभी जो शिक्षा नीति चल रही थी उसमें ऐसा नहीं हो सकता है, आपको फाइनल ईयर तक पूरा जो एग्जाम है उसको कंप्लीट करना होगा, तब जाके आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, जितने स्तर तक आपने पढ़ा है उतने की आपको जो उपाधि है, डिग्री है, वो प्राप्त हो जाएगी। ये अच्छी बात है। और उसके अलावा जो एमफिल का कार्यक्रम था उसको समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि ये अव्यवहारिक हो गया था, मतलब ये प्रासंगिकता इसकी खत्म हो गई थी। इसके साथ साथ चिकित्सा और कानून की शिक्षा को अगर बाहर निकाल दिया जाए, मतलब लॉ और जो मेडिकल की पढ़ाई है उसको बाहर कर दें, तो जो बचे हुए जितने भी शिक्षा के आयाम है या क्षेत्र हैं, उस उच्च शिक्षा के लिए, मतलब उनमें जो उच्च शिक्षा वाला क्षेत्र है उसके लिए एक एकल निकाय, एक यूनिवर्सल जो सिस्टम है उसको लॉन्च किया जाएगा, और ये होगा भारत उच्च शिक्षा आयोग। और यह जो आयोग है ये कुछ और सहयोगी निकायों की सहायता से अपना पूरा काम संभालेगा। इसमें चिकित्सा और कानून वाला जो पाठ्यक्रम है या पढ़ाई है वो बाहर रहेगी, इस प्रकार से आप लिखिएगा। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि महाविद्यालयों की जो संबद्धता है वो केवल 15 सालों की होगी, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद जब इसे रिन्यू कराना होगा तो उसके लिए कुछ मानक होंगे। पहली चीज़ तो यह है कि उनका प्रदर्शन नापा जाएगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, 15 सालों में उन्होंने कितना किया, कितना उल्लेखनीय योगदान दिया, और उसके आधार पर तब उन्हें क्रमित या क्रमबद्ध तरीके से जो स्वायत्तता है वो दी जाएगी। मतलब उनके लिए स्वायत्तता का प्रावधान है कि वो स्वतंत्र होकर अपना काम कर सकते हैं, ये चीज़ है। और आईआईटी और आईआईएम जो कि प्रबंधन और तकनीकी के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च संस्थान है हमारे देश के, तो इन्हीं की बराबरी पर एक बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, ये भी एक सराहनीय कदम है। तो इस प्रकार के जो जितने भी प्रावधान आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें आप शामिल करिएगा। और यहाँ पैराग्राफ में समेट दिया गया है क्योंकि ठोस बात कहनी थी, लेकिन आपको जब वहाँ रिप्रेजेंट करना होगा, दिखाना होगा, तो बुलेट पॉइंट और रेखा चित्र, फ्लो चार्ट, आप इनका सहारा ले सकते हैं। इनकी मदद लेकर आप इसे रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि जो परीक्षक है उसकी निगाह इस ओर जाए, इस ओर पड़े, क्योंकि वहाँ बहुत सारी कापियाँ होंगी और ये सारे प्रावधान सब लोग लिखेंगे और ऐसी स्थिति में वो ऊब जाएगा, चेक करते करते जो व्यक्ति है वो ऊब जाएगा, ये स्वाभाविक बात है। तो ऐसी स्थिति में आप जब थोड़ा आकर्षित अपनी कॉपी की ओर करेंगे तभी वो देखना चाहेगा। उसके बाद आप समापन कर दीजिए। 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके घिसे हुए सिद्धांतों को इस नए कलेवर में ढालकर समापन आप कर रहे हैं। तो 1986 की जो शिक्षा नीति थी 34 साल पुरानी है, तो उसके जो सिद्धांत थे वो अच्छे जरूर थे लेकिन घिस चुके थे। तो उसको एक नए कलेवर में ढालकर ये जो NEP 2020 है इसको प्रस्तुत किया गया है। और इसके प्रावधानों को देखते हुए ये आशा की जा सकती है कि हमारे विद्यालय सिर्फ डिग्री प्रदान करने वाली दुकान नहीं बनेंगे। अभी क्या है, ये डिग्री देने वाली दुकान ही तो बन गए हैं, फीस लेते हैं और बदले में डिग्री देते हैं, ये होता है। तो इस प्रकार की स्थितियां नहीं होंगी, बल्कि इनसे ऐसे विद्यार्थी बाहर आएंगे जो अपने नवाचार युक्त कौशल और व्यवहारिक ज्ञान की बदौलत उज्जवल राष्ट्र का निर्माण करेंगे और पूरी दुनिया को अपने प्रकाश से यह जो राष्ट्र है यानी हमारा देश वह आलोकित करने में सक्षम होगा। तो ये शिक्षा नीति का एक सार्थक यहाँ पहलू हो सकता है या इसका मतलब हो सकता है। इसके अलावा इसकी जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसको भी आप उजागर कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल करिएगा। लेकिन उपसंहार जो आप करते हैं उसकी अंतिम पंक्तियां थोड़ी सकारात्मक रखिएगा बस। तो ये आपका निबंध है और इस प्रकार के निबंध आपको लगातार मिलते रहेंगे। ये शिक्षा नीति काफ़ी ज्वलंत मुद्दा था। अगर इस पर निबंध का टॉपिक नहीं भी आता है तो कोई प्रश्न बन सकता है, इसलिए इस निबंध की, ये जो निबंध है इसकी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके प्रावधानों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो आंकड़े हैं वो आपको रटने पड़ेंगे। तो इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।